हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है कॉन्सेप्चुअल यूनिट सीरीज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस को समझने से पहले हम लोग एक एनालॉजी को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, एक पूरा ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में को चलाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मान ये रेस्पिरेशन, मूवमेंट हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, उसको ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्रेन है, दिमाग है। मतलब ब्रेन सारे प्रोसेसेस को क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। ब्रेन है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। ठीक वैसे ही एक सेल में जितने भी प्रोसेसेस है उसको अच्छे से मतलब करने के लिए, प्रोसेस को होने के लिए सेल के पास भी अपना दिमाग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं ना, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो चलिए थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में लोग देखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, जिसके पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया था 1931 में, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियस जो है उसके पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब देखिए, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच, पेरीन्यूक्लियर जो स्पेस है वो क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना होता है? उसका रेंज क्या होता है? 10 से 50 नैनोमीटर पेरीन्यूक्लियर स्पेस का, ठीक है। अब देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो बाहर निकल करके, बाहर एक्सटेंड होकर के क्या बनाता है? वो RER बनाता है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे क्या होता है? राइबोसोम लगा होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। और क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म में? और है क्रोमेटिन। अब देखिए, क्रोमेटिन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो देखिए, क्रोमेटिन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? देखिए यहाँ पर, तो देखिए, क्रोमेटिन में क्या होता है? DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और साथ में और क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, और क्या होता है? RNA होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, थोड़ा क्रोमेटिन को समझने के लिए हम लोग उसके अंदर उसको समझने का ट्राई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं क्रोमेटिन क्या है। देखिए दोस्तों, क्रोमेटिन बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि देखिए, पहले DNA लेते हैं। देखिए, DNA का साइज क्या है? DNA का लंबाई कितना होता है? 2.2 मीटर, मतलब लगभग 2 मीटर का होता है DNA। अब देखिए, DNA का लंबाई कितना है? 2 मीटर है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है? 10⁻⁶ के ऑर्डर में है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। और ये अपना DNA कितना? इंसान का DNA 2 मीटर का है लगभग। अब देखिए, छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा DNA हम कैसे मतलब उसके अंदर ला पाएंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको क्वाइलिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं? रैप करते हैं, उसको क्वाइल करते हैं। तो देखिए, क्वाइल किस पे कीजिएगा? उसको किस पे मतलब रैप कीजिएगा? तो उसका नाम है हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन होता है, ठीक है ना। उस पर क्या करते हैं हम लोग? DNA को रैप करते हैं। अब देखिए, DNA का चार्ज क्या है? DNA पे होता है नेगेटिव चार्ज, और इसका नेचर क्या है? एसिडिक। और जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसका नेचर क्या है? बेसिक। और ये चार्ज कैसा है? इस पर पॉजिटिव है। तो यानी कि जब प्लस माइनस और एसिड बेस से मिलेगा तो क्या होगा? दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब DNA हिस्टोन ऑक्टामर पर लपेटा जाएगा, उसको रैप किया जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा हजारों न्यूक्लियोसोम जब मिलेगा साथ में, ठीक है ना, तो क्या बना देगा? वो बना देगा क्रोमेटिन को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्रोमेटिन किसने कहा था? तो फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट ने क्रोमेटिन को क्रोमेटिन बोला था, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग रंगते कैसे हैं? तो इसको रंगते हैं क्रोमेटिन को बेसिक डाई से, जिसका नाम क्या है? एसिटा कार्माइन। इसका नाम क्या है? एसिटा कार्माइन, ठीक है। बेसिक डाई है एसिटा कार्माइन। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम लोग यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या जितने भी सेल है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है? क्या जितने भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता भी है कि नहीं? क्या सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और कितना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ सेल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस मतलब कितना होता है और यह होता है या नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
ये जो पैरामीशियम है ना, इसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है। कितना न्यूक्लियस होता है? 2 न्यूक्लियस होता है इसके पास। और ये जो टैप्टम सेल है, टैप्टम के अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट है, कुछ कुछ ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे देखिए ह्यूमन का जो आरबीसी है, या फिर मतलब बहुत सारे मैमल्स ऐसा है जिसका आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट है, उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, ये जो वेस्कुलर बंडल है जिसमें फ्लोएम होता है, तो उसके सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस आप देख रहे हैं, ठीक है ना? न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका शेप देखिए, इसका शेप कैसा है? इसका शेप है स्फेरिकल, स्फेयर जैसा, ठीक है, गोले जैसा। अब देखिए न्यूक्लियोलस, तो देखिए न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये क्या करता है कि ये आरएनए को फॉर्म करता है। इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरएनए बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर किसी सेल में हमको पता करना हो कि न्यूक्लियस का संख्या कितना होगा, तो देखिए उसका प्लाइडी देख लीजिए, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे अरेंज, उसको देख लीजिए। अगर वो हैप्लॉइड सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस कितना होगा? 1 होगा। अगर वो डिप्लॉइड सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस कितना होगा? 2 होगा। अगर वो डिप्लॉइड सेल होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस कितना होगा? 3 होगा। अगर वो टेट्राप्लॉइड होगा या पेंटाप्लॉइड होगा या हेक्साप्लॉइड होगा तो उसके अनुसार देख लीजिएगा उसके अंदर न्यूक्लियस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग फिर आगे इसके बारे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये न्यूक्लियस है। देखिए दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? तो न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हम लोग के पास यानी कि इंसान के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? डीएनए। अब देखिए डीएनए मतलब किस किस फॉर्म में होगा, थोड़ा देख लेते हैं। कैसे कैसे पैक्ड होगा, कैसे अरेंज होगा न्यूक्लियस के अंदर में, वो देख लेते हैं सिचुएशन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल इन कंडेंस्ड फॉर्म। वो 2 टाइप से हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। देखिए एक टाइप से हो सकता है क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में हो सकता है, और क्रोमोसोम के फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए क्रोमोसोम के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल कब रहेगा? जब सेल को डिवाइड करना होगा ना, जब सेल को डिवाइड करना होगा तो डीएनए अपने आप को पैक करता है, पैक करके वो अपने आप को कंडेंस करके पैक करके वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रेस्टिंग कंडीशन है, वो अगर इंटरफेज में है, वो डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो डीएनए अपने आप को किस फॉर्म में रखेगा? वो डीएनए अपने आप को रखेगा क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में। माने मतलब वो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। लेकिन अगर उसको जाना है उस मतलब कि 2 सेल में इसको डिवाइड अगर करना है, ठीक है ना, तो क्या करेगा? अपने आप को पैक करेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम, तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम ये है। देखिए इसमें क्या है? एक आर्म है पी, दूसरा आर्म है क्यू। ठीक है, तो इसमें जो छोटा वाला आर्म है ना, उसको बोलेंगे पी आर्म, और जो बड़ा वाला जो आर्म है उसको बोलेंगे क्यू आर्म। ठीक है, अब देखिए जिस जगह पे ये दोनों आर्म जुड़ा हुआ है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, सेंट्रोमियर है, इसके दोनों तरफ डिस्क शेप का एक प्रोटीन लगा होता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटोकोर। देखिए जब सेल डिवाइड करता है तो उस समय क्या होता है? क्रोमोसोम को भी अलग करना पड़ता है। तो इसी काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अलग करके उसको खींचेगा क्रोमोसोम को, और अलग करके वो उसको अलग कर देगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको क्रोमोसोम का नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर कितना है। यहाँ पर सेंट्रोमियर 1 दिख रहा है, मतलब ये 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखिए मतलब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये क्रोमोसोम जो है सेल साइकिल के एक स्टेज होता है। सेल साइकिल में एक स्टेज होता है, इसका नाम है, एक फेज होता है, इसका नाम है मेटाफेज। वहाँ पर क्रोमोसोम
क्रोमोसोम बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ता है, क्लियरली विजुअल होता है, वहाँ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर हम लोग मेटाफेज में क्रोमोसोम को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम का हम लोग टाइप देख लेते हैं। देखिए क्रोमोसोम का टाइप क्या है, पहला है मेटासेंट्रिक, फिर है सबमेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर है टेलोसेंट्रिक। अब देखिए ये जो मेटासेंट्रिक है, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा, ये दोनों आर्म है ना, ये जो दोनों आर्म है PQ वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है ना वो मिडिल में ना हो करके थोड़ा ऊपर या नीचे होगा, मतलब किसी एक साइड में हल्का घसका होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है दोस्तों, कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ना, सेंट्रोमियर एक इंड के करीब आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्रोसेंट्रिक। जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर घसक के मतलब कि एक दूसरे इंड पे आ जाएगा, एक इंड पे आ जाएगा। ठीक है ना, एक इंड पे आ जाएगा, उसको बोलेंगे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें एक फेज आता है, उसको बोलते हैं एनाफेज। वहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम अलग होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए जब क्रोमोसोम को हम अलग कर रहे होते हैं, यहाँ पर इस काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच करके जब हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, खींचते हैं। तो देखिए अगर आप इसमें मान लीजिए क्रोमोसोम पे रस्सी बांध के आप खींचिएगा तो क्या होगा, रस्सी बांध के उसको खींचिए तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है कोई रस्सी, इसका शेप कुछ ऐसे बन रहा है। अगर दोनों आर्म बराबर है तो आप देखिए इसको शेप कैसे आपको दिख रहा है, इसका शेप वी शेप जैसा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही अगर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को अगर इसमें स्पिंडल फाइबर बांध के खींचे तो इसका शेप कैसे दिखेगा, एल शेप दिखेगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ही अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हम लोग उसको स्पिंडल फाइबर बांध के खींचे, ठीक है, तो इसका शेप कैसे दिखेगा, एक्रोसेंट्रिक का जे शेप दिखेगा। ठीक है, अगर इसको खींचेंगे टेलोसेंट्रिक को तो इसका शेप कैसे दिखेगा, आई शेप दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्रोमोसोम में कुछ एक क्रोमोसोम का अलग टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेटेलाइट क्रोमोसोम। देखिए सेटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए ये हम लोग क्रोमोसोम एक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम देख रहे हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलना है। अब देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, ये सारे क्रोमोसोम में नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम में होता है जहाँ पर हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना, जो सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन है उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि NOR रीजन। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसके पास क्या होगा, इसे जो इधर जितना भी क्रोमोसोम है उसको बोलेंगे सेट क्रोमोसोम। अगर इस सेट क्रोमोसोम यानी कि सेटेलाइट जो क्रोमोसोम है उसके पास क्या होगा, सेटेलाइट DNA होगा। देखिए जब हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम लोग पढ़ते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो वहाँ पर हम लोग सेटेलाइट DNA के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सेटेलाइट DNA है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है RNA फॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो सेटेलाइट DNA है वो ह्यूमन के किस किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, तो वो 13th, 14th और ये 15th, 21, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है। देखिए लेकिन हम लोग तो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो यानी कि ये 13th पेयर पे, 14th पेयर पे और ये 15th, 21, 22 पेयर वाले क्रोमोसोम पे पाया जाता है, यानी कि ये 5 पेयर पे पाया जाएगा। तो अगर इसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेगा कितना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 10 क्रोमोसोम हमारे पास ऐसा है जहाँ पर सेटेलाइट क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।